Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our first chapter of physics class 12th. The chapter is electric charges and field. Students, this is our second video of this chapter. Students, पिछली क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थियरी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और इंडक्शन के बारे में। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स, चार्जेस की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रखी हैं। पहली है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी जो है चार्ज की कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब कि सपोज दैट कोई भी सिस्टम है, इसमें किसी पॉइंट पे हमने 5 कूलम का चार्ज पुट किया, किसी दूसरे पॉइंट पे हमने 2 कूलम का चार्ज पुट किया और तीसरे पॉइंट पे हमने मान लीजिए कि 4 कूलम का चार्ज पुट किया। तो जो इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज होगा वो होगा नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम या ऑन दिस सिस्टम इज 5 + 2 + 4 इज इक्वल टू 11 कूलम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि इस सिस्टम पे एक अलग पॉइंट पे 5 कूलम का चार्ज लग रहा था, दूसरे पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज लग रहा था, तीसरे पॉइंट पे 4 कूलम का चार्ज लग रहा था। तो हमने इस पूरे सिस्टम का जब नेट चार्ज निकाला तो इन सारे चार्जेस को क्या किया, ऐड कर दिया। तो इससे हमारी पहली प्रॉपर्टी निकल के आई कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका एक फार्मूला है नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम Q = Q1 + Q2 + ... Qn। मतलब कितने भी चार्ज हो किसी भी सिस्टम पे, अगर उसका हमको नेट चार्ज निकालना है तो हमको टोटल चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। ये हमारी चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। वैसे भी स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है अनचेंज, जो चेंज ना हो। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोलेटेड, ये दिख रहा है आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ना चार्ज वो इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा है ना ही चार्ज ले रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम में सपोज दैट ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस सिस्टम पे एक पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे 3 कूलम का चार्ज है और तीसरे पॉइंट पे 5 कूलम का चार्ज है। तो अभी पहली प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि इस टोटल सिस्टम पे कितने कूलम का नेट चार्ज होगा। तो 5 3 8 to 10, इट मीन्स 10 कूलम का। अब इसी सिस्टम को मान लीजिए कि हमने अलग अलग पॉइंट पे चार्जेस चेंज कर दिए और ये मान लिया कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 कूलम चार्ज हो गया, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज हो गया। तो ये वाला चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है इसलिए ना ही चार्ज ये दे सकता है ना ले सकता है। तो इसका नेट चार्ज होगा वो तो फिक्स रहेगा, 10 कूलम का ही रहेगा, 10 कूलम। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमको चार्ज होना चाहिए 3 कूलम, तभी हमारा टोटल चार्ज क्या होगा, 10 कूलम। तो इसलिए किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। क्योंकि हमको पता है कि हम नॉर्मली बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज चार्ज की। पहली है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर और दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो हमको पता है कि चार्जेस
या इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी बट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? मैथ्स में हमने देखा होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जिसके नंबर्स काउंटेबल हों, लाइक 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो चार्जेस के नंबर्स होंगे वो हमेशा एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में होंगे। इट मीन्स कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पे किसी भी चार्ज का जो मिनिमम, किसी भी चार्ज की मिनिमम वैल्यू होगी वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है फ्रेंड्स? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का। और Q इक्वल टू N की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की शुरुआत में मतलब 1 से लेंगे। तो मिनिमम अगर लेना होगा हमको, मिनिमम चार्ज किसी भी सिस्टम का, तो 1 इंटू ई। इट मीन्स कि टोटल चार्ज किसी भी या मिनिमम चार्ज किसी भी सिस्टम का हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई। पहला क्या था? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दूसरा क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले में कि चार्ज को किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं, टोटल चार्ज को हम ऐड करके पूरे सिस्टम का चार्ज निकालते हैं। दूसरा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आते हैं और इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट क्लियर हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलॉम्स लॉ। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट भी कूलॉम्ब भी होती है, और हमने कल ये बताया था कि कूलॉम्ब क्यों होती है। कूलॉम्ब के बारे में बताया था कि कूलॉम्ब एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में सबसे पहली थियरी दी थी, इसलिए उनके नाम पे इसकी एसआई यूनिट कूलॉम्ब्स बताई जाती है। यहाँ पे हमारा वही टॉपिक शुरू हो रहा है, कूलॉम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लगभग 1785 में मिस्टर चार्ल्स कूलॉम्ब ने दो चार्जेस के बीच में, दो अपोजिट या सेम टाइप के चार्जेस कोई भी हो जाएं, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में एक लॉ दिया था। उस लॉ को हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स कि दो अगर पॉइंट चार्ज हम मान लें कि एक पॉइंट चार्ज ये Q1 है और इससे R डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा है Q2। ये क्लियर है? पहला इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q2। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा F अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या दिस लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। इट मीन्स पहला इक्वेशन हमको मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्लियर है? और दूसरा हमारा है एंड, यहां से देखिए दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देम का मतलब उन चार्जेस, तो उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये R, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल 1/r स्क्वायर। यह हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। और यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को
हटा करके एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू लेंगे के, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और इसके बाद के की जो बाय द एक्सपेरिमेंट वैल्यू आई है वो के इक्वल टू, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बाय द एक्सपेरिमेंट के की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, अगर हम इक्वेशन थर्ड मान लें, तो यहाँ पे रखने पे हमको जो इक्वेशन मिलेगा या एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। अगर हमको किसी भी दो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हो, उसकी वैल्यू दी हो, तो और उसके उनके बीच की दूरी दी हो, डिस्टेंस दी हो, तो उनके बीच हम लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हो, उनमें से कोई एक चार्ज दिया हो और डिस्टेंस दी हो, तो हम दूसरे वाले चार्ज के बारे में पता कर सकते हैं। अगर दोनों चार्ज दिए हो और फोर्स दिया हो तो हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब इस फार्मूले में अगर हमको चार में से एफ, चार्जेस और डिस्टेंस, इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू पता हो तो चौथी अपने आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो एफ साइलेंट 0 है, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, मतलब वैक्यूम में या एयर में वैद्युतशीलता है। एफ साइलेंट 0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, चाहे एयर में या वैक्यूम में, दोनों पे कहीं भी ये क्या है, परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की, वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12। और यूनिट कैसे निकलेगी इसकी, तो यूनिट हम यहाँ पे निकाल के उसके बाद यहाँ पे इसकी यूनिट लिखते हैं। पहले आप यूनिट देख लीजिए इसकी। हमको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन 0 कुछ यहाँ पे है, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और फोर्स उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये फार्मूला कुछ इस टाइप का बनेगा, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एफ की यूनिट होगी न्यूटन, चार्ज की होगी कूलाम, तो 2 कूलाम है, C इंटू सी मतलब कूलाम का स्क्वायर अपान फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट हो गई, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू के बाद इसकी SI यूनिट क्या, कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 0 की। इस वैल्यू से अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालें, इट मीन्स कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। कांस्टेंट हमारा k इक्वल टू कितना था, याद होगा k इक्वल टू यहाँ पे हमने लेट किया था बाय द एक्सपेरिमेंट, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो k इक्वल टू हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14, इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 1/, में है तो जो के कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो सॉल्व होकर के आएगी 9.0 इंटू 10⁻9। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और कूलाम का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। इसको आप नोट डाउन करिए पहले।
स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों इसका। तो हमारा अगला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा ये कूलम्ब्स लॉ में ही अगला टॉपिक होगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कूलम्ब्स लॉ में अभी तक हमने केवल मीडियम वैक्यूम या एयर देखा था। यहाँ पे अगर अलग अलग मीडियम रहेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से वर्क करेगा इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं हम। कि मान लीजिए कि कोई अदर मीडियम है, लेट कर लिया हमने कि मीडियम जो है वो एप्सिलॉन है, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट का फार्मूला परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको हमने एप्सिलॉन 0 से भी रिप्रेजेंट किया था। तो ये हो जाएगा K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू हम अपने इलेक्ट्रिक फोर्स वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्लियर है फ्रेंड्स? ये हमारा फार्मूला आ गया कि किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में, अगर दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बारे में ये फार्मूला आपको मिल गया। ये हमारा अभी तक कूलम्ब्स लॉ जो था वो एक स्केलर टाइप का चल रहा था, ठीक है। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड तो था, यहाँ पे हर जगह पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हर जगह पे हमारा केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक कूलम्ब्स लॉ का एक स्केलर फॉर्म चल रहा था। अब हम देखेंगे कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे पे कोई भी फोर्स लगा